हाल ही में सिप्री की ओर से, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से दुनिया भर में हथियारों की जो खरीद फरोख्त होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली आपका 2019 से 2023 की जो अवधि है, 5 सालों का जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए जारी की गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे। रिपोर्ट क्या निष्कर्ष बताती है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी कि खबर की बात करेंगे। खबर को हमने यहाँ पर देख लिया है। खबर के बाद हम हालिया रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं, उन पर बात करेंगे। रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर आप क्या निहितार्थ निकाल सकते हैं, उनको भी यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा सिप्री के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस पर भी बात करेंगे। और भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जो है सरकार की ओर से किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है, इसे आप जीएस पेपर 2 से भी जोड़ सकते हैं और जीएस पेपर 3 से भी जोड़ सकते हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक खंड मिलेगा और आपको डिफेंस सेक्टर का भी एक खंड आपको जो है जीएस पेपर 3 में दिखाई दे जाएगा। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके लिए काम की एक खबर ये है कि अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तैयारी शुरू करते हुए आप अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं किताबों को संक्षिप्त तौर पर पेश करने के लिए आपके लिए कोर्स में हमारे जो है संस्थान की ओर से पेश किया गया है। तो एनसीईआरटी का एक कोर्स है। कोर्स की शुरुआत आपका 12 मार्च से हो चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से कोर्स होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्स में, तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट के निष्कर्ष की। रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आया है भारत के संबंध में, वो ये है, रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2023 की जो अवधि रही, यानी कि जो टोटल आपके 4-5 साल रहे, इन 4-5 सालों में बेसिकली आपका भारत जो है वो दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार जो है आयातक रहा। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा हथियार जो है खरीदे गए हैं। इस पूरी अवधि की तुलना अगर आप 2014-2018 से करेंगे, तो 2014-2018 की तुलना में भारत में जो हथियार आयात हुए हैं उसमें आपको 4.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भारत की ओर से जो हथियार आयात किए गए हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, वो रहा आपका रूस। रूस की ओर से भारत को सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई की गई। कितनी पूरी टोटल रही, तो टोटल रूस की ओर से भारत को 36% जो हिस्सा रहा वो हमने रूस से खरीदा। यानी कि अगर हमने 100 हथियार दुनिया भर के देशों से खरीदे, तो इसमें से 36 हथियार तो केवल आपके अकेले रूस से खरीदे गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार की रिपोर्ट में सामने आया है वो ये है कि बेसिकली आपका ये जो 36% का आंकड़ा है, यानी कि 2000 जो ये जो नई रिपोर्ट बताती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है 1960 से 1964 के बीच के बाद से कि जो हमारा कुल आयात रहा है हथियारों का, उसमें रूस की हिस्सेदारी 50% से कम रही है। यानी इससे पहले ये हुआ करता था कि बेसिकली हम जितने भी हथियार दुनिया भर से मंगाते थे उसमें से रूस की जो हिस्सेदारी रहती थी वो 50% से ज्यादा रहती थी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी घट करके बेसिकली 36% के आसपास आ गई है। यानी रूस से हमारी जो निर्भरता है वो कम होती जा रही है। इसमें एक बड़ा रोल जो प्ले किया है वो आपका रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे भूमिका को कम करने में जरूर प्ले किया है। इसके अलावा दूसरे प्रमुख आयातकों की अगर आप बात करें, पहले नंबर पर हमने देखा भारत मौजूद है, दूसरे नंबर पर आपका सऊदी अरब मौजूद है, तीसरे नंबर पर आपका कतर है, चौथे नंबर पर यूक्रेन है और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है। रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर के जो 10 सबसे बड़े आयातक देश हैं हथियार के मामले में, उसमें से 9 देश तो अकेले आपका एशिया और इसके संबंधित जो इलाके हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक ही है आपका यूक्रेन जो है वो आपका एशिया का हिस्सा नहीं होता। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करें, भारत के पड़ोसी देश की बात करें, तो 2019-2023 के बीच में पाकिस्तान जो है वो 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। और जो पाकिस्तान की बढ़ोतरी रही आयात के मामले में वो 43% के आसपास रही। यानी कि 2014-18 से 2019-2023 के बीच में पाकिस्तान में जितने भी हथियार खरीदे गए उसमें आपका 43% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिपोर्ट से सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने दुनिया भर से जितने भी हथियार खरीदे
उसमें से 82% हथियार जो थे वो केवल आपका चाइना से खरीदे गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपका जो अगर पाकिस्तान 100 हथियार खरीदता है तो इसमें से 82 हथियार तो केवल पाकिस्तान चाइना से खरीदता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2014-18 से 2019-23 के बीच में यूरोपीय संघ जो रहा, यानी कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज थी उनके द्वारा जो हथियारों का आयात किया गया उसमें आपको 94% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो आपका यूक्रेन ने किया, यूक्रेन रूस के युद्ध ने किया। तो ये बेसिकली हमने आयात को लेकर के यहाँ पर बात की कि कौन कौन से देश कितना ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। अब हम बात करते हैं निर्यात को लेकर के कि कौन से देश कितने हथियार बेच रहे हैं। उसको लेकर के अगर आप बात करें तो जो अमेरिका है, यूएसए आपका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और पिछले कुछ सालों में उसके द्वारा जो हथियार बेचे जा रहे हैं उसमें 17% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इससे पहले क्या होता था? पहले भी पहले नंबर पर आपका अमेरिका ही हुआ करता था, लेकिन पहले दूसरे नंबर पर आपका रूस हुआ करता था। लेकिन अब जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से रूस द्वारा बहुत ज्यादा हथियार की आपूर्ति नहीं की जा रही है और इस पूरे युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस का जो हथियार आपूर्ति है उसमें आपको 50% तक की कमी देखने को मिली है। इसी वजह से रूस जो है अब वो दूसरे नंबर पर से खिसक करके तीसरे नंबर पर आ गया है। तो रूस की जो आपूर्ति है उसमें आपको कमी देखने को मिली है। बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर जो देश है वो है आपका फ्रांस। तो फ्रांस पहली बार हथियार आपूर्तिकर्ता के मामले में दूसरे नंबर पर आया है और फ्रांस पिछले कुछ सालों में फ्रांस जो आपूर्ति करता है उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो आपका 47% के आसपास रही है। इसके अलावा एक जो निष्कर्ष निकल करके आया वो ये रहा कि जो यूरोप है वैश्विक हथियार के निर्यात में लगभग 1/3 का योगदान देता है। यानी कि जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, इसमें आपका अमेरिका भी शामिल है, इसमें रिपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका को भी शामिल किया गया है। तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली आपका दुनिया भर में जितनी भी हथियारों की आपूर्ति होती है उसमें से 1/3 आपूर्ति केवल यूरोपियन कंट्रीज की ओर से ही की जाती है। तो ये भी बेसिकली, और इसमें से जो अधिकांश हथियार जाते हैं वो आपका यूरोप में नहीं जाते, वो आपका दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, जैसे कि एशिया में चला गया, अफ्रीका में चला गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो आपका इस रिपोर्ट में निष्कर्ष के आधार पर हम निकाल सकते हैं। अब एक बार निहितार्थों की भी बात करें कि इस जो जिन तथ्यों पर हमने बात की उन तथ्यों के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि बेसिकली दुनिया भर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आते हैं। पहला क्या है? हथियार जो है बनाए कहाँ जा रहे हैं और हथियारों की आपूर्ति कहाँ से हो रही है। तो हथियारों की जो आपूर्ति हो रही है वो आपका विकसित देशों से हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आपका फ्रांस है, तीसरे नंबर पर आपका रूस है। तो इस तरह से जो विकसित देश हैं वो आपका सबसे ज्यादा आपूर्ति कर रहे हैं। और आपूर्ति होती कहां पर है? खरीदते कौन है? खरीदते हैं आपका विकासशील देश और अल्प विकसित देश। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हथियार बना रहे हैं, वो हथियारों को बेच करके पैसा कमा रहे हैं, और जो आपके विकासशील और अल्प विकसित देश हैं वो हथियार खरीद करके आपस में लड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इनका जो पैसा है वो पैसा भी इनके पास जाता है और इसकी वजह से जो युद्ध पैदा होता है उस युद्ध की वजह से इनके रिसोर्सेज भी समाप्त हो जाते हैं। एक तो निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि बेसिकली हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आपूर्ति का तकरीबन 82% हिस्सा केवल चाइना से लेता है। तो आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान जो है अब जो है पूरी तरह से चाइना के कब्जे में आ गया है। तो यहां से आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भविष्य में अगर जो है बेसिकली अगर जो आपका जो पाकिस्तान है वो कोई इंडिपेंडेंट फैसला लेना चाहता है जिस फैसले की वजह से चाइना को नुकसान होगा, तो चाइना अपनी इस पूरी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से पाकिस्तान के फैसले को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आप जो है आप अगर जो चाइना अगर आप जो पाकिस्तान है उसकी फॉरेन पॉलिसी में आपको चाइना का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये दूसरा निष्कर्ष आप यहाँ से निकाल सकते हैं। निष्कर्षों की भी हमने बात की, निहितार्थों की भी बात की। अब एक बार सिप्री की भी बात कर लेते हैं। सिप्री क्या है? सिप्री बेसिकली आपका एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसका काम है बेसिकली आयुध को लेकर के, हथियार नियंत्रण को लेकर के, आर्मामेंट को लेकर के अनुसंधान करना और दुनिया भर के देशों को बताना, आम जनता को बताना कि दुनिया भर में हथियारों का प्रसार कितना ज्यादा व्यापक लेवल पर है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। और स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्टॉकहोम आपका स्वीडन में है। इसके अलावा ये जो पूरी संस्थान है ये आपका नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं को, मीडिया को, इसके अलावा आम जनता को डेटा प्रदान करती है, विश्लेषण देती है और अपनी सिफारिशें देती है हथियारों के मामले में।
जिसके माध्यम से जो नीति निर्माता हैं वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो बेहतर रिसर्च कर सकते हैं और आम जनता भी जो है अपने जो उसको लोकतांत्रिक अधिकार मिलते हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती है। तो ये हमने सिपरी की बात की। अब एक बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि भारत में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार की ओर से कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं। एक बार उन प्रयासों की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रयास है वो है आपका रक्षा विनिर्माण नीति। तो सरकार की ओर से रक्षा विनिर्माण नीति तैयार की गई है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में घरेलू रक्षा विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जा सके, घरेलू रक्षा विनिर्माण का आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और आयात पर हमारी जो निर्भरता है, यानी कि हम जो दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं उस निर्भरता को कम किया जा सके। ये तो पहली नीति हुई। इसके अलावा सरकार की ओर से मेक इन इंडिया जो है आपका अभियान शुरू किया गया है, इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिस इनिशिएटिव के तहत हम बहुत सारी चीजों को भारत में ही बनाने पर जोर दे रहे हैं। इन्हीं चीजों में आपको लड़ाकू जेट भी मिलेंगे, पनडुब्बी भी मिलेगी, आपको हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे। तो ये जो तमाम रक्षा उपकरण हैं इन्हें सरकार की ओर से भारत में ही इनका उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये भी भारत में जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रयास के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी मॉडल को अपनाया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया है, जिसके तहत निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, खासतौर पर रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियां, वो कंपनियां आपका भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए जो विदेशी मूल उपकरण निर्माता हैं, यानी कि जो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि विदेश में बनाते हैं, उनके साथ साझेदारी कर सकती है और साझेदारी करने के बाद भारत में इन उपकरणों का जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार हमारी घरेलू कंपनियों को सहायता भी देती है, इंसेंटिव्स भी देती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पर भी की भी बात की जा रही है, तकनीकी हस्तांतरण की भी बात होती है। जैसे जो आपका ये आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल्स हैं, उनके तहत कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है। जो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भारतीय घरेलू कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ताकि भारत जो है इस मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इसके अलावा सरकार की ओर से एक रक्षा नव प्रवर्तन निधि यानी कि डिफेंस इनोवेशन फंड को भी गठित किया गया है। ये जो डिफेंस इनोवेटिव फंड है बेसिकली आपका जो रक्षा उद्योग पर काम करने वाले जो स्टार्टअप हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनको फंड देता है ताकि वो हमारी रक्षा उद्योग की समस्याओं को सुलझा सकें और भारत इस पूरे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। तो ये हमने तमाम प्रयासों की बात की जिन प्रयासों को सरकार की ओर से शुरू किया गया है ताकि भारत जो है अपना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। अब अंत में यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो समाप्त होता है। बात करते हैं हमारे जो एक सवाल है हमारा प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के सवाल पर यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या है आज का हमारा सवाल? हमारा सवाल है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी जेनेवा या फिर ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो इसका जो सही जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिपरी का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।